presented by याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप शो है। वो तो बम्पर देख के आपको समझ में आ गया होगा। बम्पर वो जो गोला घूमता है ना शुरू में, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन की भाषा में। आज सुबह सवेरे जब हमने और हमारे साथियों ने अखबार के पन्ने खोले कि देखें कल के शो की कौन कौन सी खबरें पेज 1 पे आई और कौन कौन सी मिस हो गई, तो हमारी नज़र एक खबर पर गई। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी ये खबर थी। अलग अलग अखबारों में उनकी वरीयता के हिसाब से अलग अलग पन्नों पर थी। खबर इस बारे में थी कि कोरोना में बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ा। अमूमन इस तरह की खबरों पर हम और आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। शिक्षा हमारी आपकी रुचि का विषय तब तक नहीं होता जब तक वो हमारे आपके बच्चों से सीधे ना जुड़ा हो। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक से, सही स्कूल में पढ़ रहे हैं, सही ट्यूशन, सही जगह उनका सिलेक्शन हो जाए, सही प्लेसमेंट हो जाए, बस हमारी चिंता खत्म हो जाती है। फिर कभी कभी हमें फुर्सत मिलती है तो चाय की चुस्कियां लेते हुए हम देश की बिगड़ती व्यवस्था पर चिंता करते हैं, पर इस पर चिंता नहीं करते कि इस देश के ज़्यादातर लोग जो साधन संपन्न नहीं हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। एक सर्वे था आज की अखबार की रिपोर्ट में, ज़्यादातर लोगों का शायद ध्यान ना गया हो, तो हमें लगा कि आज ज़रा इस पर विस्तार से बात कर ली जाए। रिपोर्ट में यह था कि कोरोना की वजह से कितने बच्चे प्राइवेट स्कूलों से शिफ्ट होकर सरकारी स्कूलों में चले गए। ऐसा नहीं कि कोरोना में कुछ बड़ा कायाकल्प हो गया हो, एकदम सरकारी स्कूलों में सुरखाब के पंख लग गए हों, इसलिए हर कोई बिलबिला के जल्दी से अपने बच्चे की टीसी निकलवा रहा हो, प्राइवेट से और सरकारी की तरफ जा रहा हो, गुनगुनाते हुए कि स्कूल चले हम। अमूमन ये होता है कि जिसमें थोड़ी भी क्षमता आ जाती है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट में ले जाता है। पर ये उलट बांसी क्यों हुई, इस पर आज विचार से बात करेंगे। हमें ये जानना चाहिए कि हमारे और आपके घरों में जो काम करते हैं, सड़कों पर हमें जो लोग मिलते हैं, कोई फल बेच रहा है, कोई बिजली ठीक कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, हमारे इर्द गिर्द के लोग जिनको हम जो इकोनॉमिक कैटेगरी डाल देते हैं, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, दिस क्लास, दैट क्लास, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ये अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ा पाते, अगर नहीं पढ़ा पाते इनकी चिंता क्यों है। हमारी और आपकी चिंता होनी चाहिए कि क्यों कोरोना के बाद लाखों की तादाद में बच्चे स्कूल बदल रहे हैं। ये भी जानना चाहिए कि क्या सरकारी स्कूल में दाखिला लेने का मतलब ये है कि देश में अब लाखों बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो हाल है वो जनता ही हमको बताती रहती है। हालांकि हमारे देश में यही सरकारी स्कूल थे जहाँ से कभी साइंटिस्ट निकलते थे, साहित्यकार निकलते थे, इंजीनियर, डॉक्टर, ब्यूरोक्रेट्स निकलते थे, पर अब नहीं निकलते हैं। हालांकि तमाम स्कूलों से पढ़कर निकले जो नौजवान हैं वो प्रदर्शन करते हैं कि हमारी सरकारी स्कूल में मास्टर के तौर पर भर्ती हो। जब भर्ती हो जाती है उनसे पूछो कि शिक्षा का स्तर अब क्यों नहीं सुधर रहा, तो बताते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ 10,000 काम और। तो एक विशियस एंडलेस सर्किल है। हमारे जो शो लिखने वाले हैं, प्रोड्यूसर साहब हैं सुरेश जी, वो भी यही बोले, बड़ा लंबा मैटर हो जाएगा साहब, कौन कौन सा पॉइंट कंप्लीट करेंगे, कैसे कैसे बात करेंगे। कभी संविधान समानता की बात होती है, फिर हम लोग फिल्में देखते हैं स्वदेश टाइप की कि कोई शाहरुख खान ट्रेन में बैठा है, मोहन भार्गव बच्चे को चाय बांटते देख रहा है तो दुखी हो जा रहा है। पर हमें लगा कि कब कब ऐसा होता है कि किसी सर्वे के बहाने से ही शिक्षा पर बात, केंद्रीय बात हो। बात तो इस पर होती है किसने किसको क्या बयान दिया, कौन कितना भद्दा बोला, किसने कितने दावे किए, दावे कितने झूठे सच्चे हैं, किसकी वाहवाही हुई और किसकी ऐसी तैसी। और आज शो इससे उलट है, लेकिन सब कुछ उलट नहीं है। शो में इस बड़ी खबर पर आने से पहले देखिए दिन का वीडियो। वीडियो लद्दाख से है, जहां रेजांग ला में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेजांग ला वॉर मेमोरियल का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री जी के अलावा ब्रिगेडियर आरवी जतर रिटायर्ड को व्हील चेयर पर बिठाकर मेमोरियल तक ले जाया गया। और ये काम किसने किया? खुद रक्षा मंत्री ने। 13 कुमाऊं बटालियन के ब्रिगेडियर आरवी जतर तब कंपनी कमांडर हुआ करते थे। तब मतलब कब? 18 नवंबर 1962 को, यानी आज के ही दिन 59 साल पहले, जब चीन की सेना ने रेजांग ला में भारत पर हमला किया था।
1700 फीट की ऊंचाई पर ठंडी और कलेजा जमा देने वाली हवाएं चल रही थी। यहाँ पर 13 कुमायूं बटालियन के 120 जवान तैनात थे। इस बटालियन के अगुआ थे शानदार ऑफिसर मेजर शैतान सिंह। चीन की सेना पूरी तैयारी से आई थी। उन्हें ठंड में लड़ने की आदत थी। उनके पास पर्याप्त हथियार थे। भारतीय टुकड़ी के पास सिर्फ 300-400 राउंड गोलियां और 1000 हथगोले थे। इस लड़ाई में मेजर शैतान सिंह समेत 114 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए इन्होंने चीनी सेना को यहां से घुसने नहीं दिया था। युद्ध खत्म होने के बाद पता चला था कि चीन की सेना को सबसे ज्यादा नुकसान इसी जगह पर हुआ। कवि प्रदीप ने रेजांग ला के शहीदों के लिए लिखा था, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं। हम शहीदों को याद करें, उन गलतियों को दुरुस्त करें जिन गलतियों के चलते हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि कोई दुश्मन देश हमारी सीमा में घुस के चला आए। नेतागिरी करने को पूरी उम्र है, पर ठोस काम करेंगे तो दुनिया को दिखेगा, जैसे इस सेना की टुकड़ी का दिखा। अब सुर्खियों की बारी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत यौन उत्पीड़न के अपराध को मानने के लिए स्किन टू स्किन टच, मतलब खाल छुए तभी ऐसा आवश्यक है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि सेक्सुअल मंशा से शरीर का स्पर्श पॉक्सो एक्ट का मामला है। यह नहीं कहा जा सकता कि कपड़े के ऊपर से बच्चे का स्पर्श यौन उत्पीड़न नहीं है। लीगल न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि एक नाबालिग लड़की के निजी अंगों को उसके कपड़ों के ऊपर से टटोलना यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण का जो अधिनियम है यानी पॉक्सो, इसकी धारा 8 के अंतर्गत नहीं आता। हालांकि यह निश्चित रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। यानी कोर्ट ने अपराध तो माना पर पॉक्सो एक्ट के तहत नहीं, बल्कि आईपीसी की धारा 354 के तहत। पॉक्सो एक्ट की ये जो धारा 8 है, इसके तहत यौन शोषण की सजा 3 से 5 साल है, जबकि आईपीसी की धारा 354 के तहत 1 से 1.5 साल तक की सजा का प्राविधान है। इस फैसले के खिलाफ जो नागपुर बेंच का फैसला था, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रीय महिला आयोग ने याचिका दायर की थी। आज अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर बेंच के फैसले को बेतुका बताया। कहा कि पॉक्सो की धारा 7 के अंतर्गत स्पर्श या शारीरिक संपर्क को सीमित करना बेतुका है और ये इस अधिनियम के उद्देश्य को नष्ट कर देगा जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। पॉक्सो एक्ट की धारा 7 सेक्सुअल असॉल्ट को परिभाषित करती है और धारा 8 इसमें दोषी के लिए सजा के बारे में बताती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि विधायिका की मंशा को तब तक प्रभावी नहीं किया जा सकता जब तक कि व्यापक व्याख्या न दी जाए। मतलब कानून बना है, लेकिन कानून की व्याख्याएं कैसी हो, मंशा कैसी हो, कैसे वो इफेक्टिव बने, क्योंकि कानून का उद्देश्य क्या है? अपराधी को कानून के जाल से बचने की अनुमति देना तो नहीं है। दूसरी सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने फरार चल रहे मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे परमबीर सिंह को सुरक्षा देने से इनकार किया है। कल ही उन्हें एब्सकॉन्डिंग घोषित भी किया गया था। भगोड़ा कोर्ट ने कहा परमबीर सिंह को राहत नहीं दी जा सकती, पहले वो ये बताएं कि हैं कहां। परमबीर सिंह अपने खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के मामलों की जांच के खिलाफ सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका भिजवा रहे थे कोर्ट में। हाल ही में इस मामले में पेश न होने पर मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा भी घोषित किया था। इसी को हमने अंग्रेजी में आपसे कह दिया था एब्सकॉन्डिंग। कोर्ट ने परमबीर सिंह की मांग ठुकरा दी सुरक्षा वगैरह की। बोले जांच में तो शामिल हुए नहीं हो, अब सुरक्षा मांग रहे हो। हमारा शक गलत हो सकता है, लेकिन कहीं तुम विदेश में हुए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट कर रहे हुए तो हम कैसे ये ऑर्डर दे दें। सुप्रीम कोर्ट ने इनके वकील साहब से एक बात और कही, 22 नवंबर तक बताओ कि परमबीर हैं कहाँ। अगर नहीं बताओगे तो याचिका नहीं सुनी जाएगी। अब 22 नवंबर को देखते हैं परमबीर भगोड़े रहते हैं या हाजिर होते हैं। तीसरी सुर्खी कश्मीर से है। हमने आपको बताया था बीते दिन हैदरपोरा में हुए एनकाउंटर में आम नागरिकों की मौत के मामले के बारे में। मामला गर्मा गया तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर में सरकार का मतलब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कहा एनकाउंटर की जांच के आदेश दिए गए हैं, रिपोर्ट आएगी तो उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार नागरिकों की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी।
हम आपको बता चुके हैं 15 नवंबर को ये एनकाउंटर हुआ था जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक पाकिस्तानी आतंकी और उसके स्थानीय साथी को मार गिराने का दावा किया था। इसमें अल्ताफ भट्ट और मुदस्सिर गुल नाम के 2 लोगों की भी मौत हुई थी। फिर पुलिस ने इन दोनों को आतंकियों का मददगार बता दिया था। परिजनों का दावा ये निर्दोष नागरिक हैं। 17 नवंबर से परिवार वाले उनकी शव की मांग करते हुए धरने पर बैठे थे, जिन्हें देर रात पुलिस ने जबरन हटा दिया। परिजनों के साथ प्रदर्शन कर रहे और भी लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। चौथी सुर्खी यूपी से। बीते दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाजवादी विजय यात्रा निकालने वाले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान पर बवाल कट गया है। कल यानी 17 नवंबर को गाजीपुर जिले में एक जनसभा के दौरान अखिलेश ने कहा था, ये एक रंग के लोग चिलमजीवी कभी यूपी को खुशहाली के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। सुनिए। एक रंग वाले कहीं जीवन में किसी के रंग नहीं ला सकते। हमारा समाजवादी लोगों का सब रंग लोगों को साथ लेकर के चलने का है। ये एक रंग वाले लोग, ये एक रंग के लोग, ये चिरंजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। अखिलेश के बयान से भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई है। उसने इसे भगवा का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, भगवा सुख शांति का प्रतीक है। हिंदू साधु संतों के प्रति नफरत फैलाने का काम जोर शोर से जारी है। दूसरी तरफ अखिल भारतीय संत समिति ने अखिलेश के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और माफी मांगने के लिए कहा। समाजवादी विजय यात्रा के बाद अब बात बीजेपी की विजय यात्रा की। 2022 में होने वाले यूपी चुनाव को लेकर आज बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली में बैठक की। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, संगठन मंत्री बीएल संतोष थे, यूपी के प्रभारी और मूलतः बिहार के नेता राधा मोहन सिंह थे, धर्मेंद्र प्रधान मंत्री हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल, यानी सारे जो प्रमुख लोग हैं संगठन के वो थे। बैठक के बाद स्वतंत्र देव सिंह बोले कि पार्टी की ओर से निकाली जाने वाली विजय संकल्प यात्रा का रूट क्या होगा, तारीख क्या होगी, प्रभारी कौन होंगे, ये तय करने के लिए मीटिंग हुई थी। बोले कि गोरखपुर और कानपुर का प्रभार जेपी नड्डा को, काशी और अवध का प्रभार राजनाथ सिंह को, जबकि ब्रिज और पश्चिम क्षेत्र का प्रभार अमित शाह को दिया गया है। आप देख रहे हैं कितने बड़े नेताओं को प्रभार दिया गया है, यानी सब लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध चुके हैं। दूसरी पार्टियों की भी तैयारी चल रही है, लेकिन हम चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बात एक कहानी से शुरू करते हैं। आप जानते हैं दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई थी। ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ लंबी लड़ाई, फिर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का हमला। जापान पूरी तरह बर्बाद हो गया, लाखों लोग मारे गए, उद्योग धंधे अर्थव्यवस्था सब चौपट, और साख देश की इतनी खराब कि जापानी सामान घटिया माल का रूपक बन गया था। वैसे ही जैसे आजकल हम लोग चाइनीज माल को घटिया मानते हैं, तब जापान के सामान के लिए कहा जाता था यही बात। लेकिन जापान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, तबाही से तरक्की के सफर पर उसने दौड़ना शुरू किया और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में शामिल हुआ। ये खुशहाल और समृद्ध कैसे हुआ? सबसे बड़ा रोल इसमें किसका था? जापान के शिक्षकों का। जापान की सरकार ने पूरा दारोमदार अपने टीचर्स को दिया। उन्होंने मेहनत करके जापान के बच्चों को समाज और राष्ट्र निर्माण सिखाया, देश के लिए दिन रात मेहनत करने की सीख दी, स्किल दी, और ये पीढ़ी जापान को फिर से खड़ा करने में लग गई और उसका असर पूरी दुनिया ने देखा। बेहतरीन शिक्षा की ज़रूरत पर जापान के प्रधानमंत्री यासुहिरो नाकासोने ने कहा था, अगर देश को विकास क्षमता और सृजनशीलता वाला समाज तैयार करना है तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है शिक्षा में सुधार। जापान के प्रधानमंत्रियों ने जुमलों के बजाय असल में शिक्षा में सुधार पर ध्यान दिया था। ये आज हमने जापान का जिक्र क्यों किया? इसलिए कि आपको बता सकें कि अच्छी शिक्षा एक समाज के लिए, एक देश के लिए कितनी ज़रूरी है, कितना फ़र्क ला सकती है। लेकिन अच्छी शिक्षा पाने का पर्याय हमारे देश में ये बन गया है कि कितने महंगे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। जो भी सक्षम है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते, जो जितना सक्षम वो उतने अच्छे प्राइवेट स्कूल की राह तलाशता है। ऐसे में हमें वो रिपोर्ट दिखती है जिसमें बच्चे अब प्राइवेट के बजाय सरकारी स्कूल में जाना शुरू कर रहे हैं। पहले रिपोर्ट की बात, फिर इसके मायने। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन नाम से एक नामी एनजीओ है जिसका हर साल शिक्षा पर एक सर्वे होता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER, इसे असर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें देश भर के 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 17,814 गांवों में फोन पर बात कर सर्वे हुआ। 76,000 परिवारों से बात हुई, 7,000 स्कूलों के टीचर या प्रिंसिपल से भी बात की गई। और फिर क्या पता चला, जानिए। सर्वे में सामने आया कि देश में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का परसेंटेज घटा है।
सरकारी स्कूल में दाखिला बढ़ा है। 2018 में 64.3% बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूल में हुआ था। 2020 में यह हिस्सेदारी 65.8% थी, यानी ज़्यादा फर्क नहीं आया था। लेकिन 2021 में एकदम से फर्क आ गया। इस साल सितंबर तक 70.3% बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूल में हुआ है। इसके उलट निजी स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या घट गई है। 2020 में ये 28.8% था, जबकि 2021 में घटकर 24.4% रह गया। वजह क्या रही होगी? सर्वे में लोगों ने वजहें बताई हैं। महामारी के कारण आई आर्थिक तंगी, लॉकडाउन के कारण हुआ पलायन, प्राइवेट स्कूलों का ऑनलाइन क्लास न ले पाना या सरकारी स्कूलों की मुफ्त फैसिलिटी। अगर राज्यवार देखें तो सबसे ज़्यादा सरकारी छात्रों का जो पलायन है, मतलब सरकारी स्कूलों की तरफ, वो यूपी में हुआ है। सर्वे के मुताबिक 2018 की तुलना में 13% ज़्यादा छात्रों ने सरकारी स्कूलों में नामांकन कराया। 2018 में नामांकन 43.1% था, अब ये बढ़कर 56.3% हो गया। सर्वे में कुछ और अहम नतीजे, रुझान भी सामने आए। जैसे देश में ट्यूशन का चलन बढ़ रहा है। 2020 में 32.5% बच्चे ट्यूशन पर निर्भर थे, अब ये 39% हो गया। प्राइवेट स्कूलों में नामांकन घट रहा है, पर प्राइवेट ट्यूशन का चलन बढ़ रहा है। इन नतीजों को भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कैसे समझना चाहिए? हमने ये समझने के लिए सबसे पहले प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की CEO डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी से बात की। ये जो हम लोग देख रहे हैं कि नामांकन सरकारी स्कूल में बढ़ा है, ये मुझे लगता है कि कई तरीके से इसको देखा जा सकता है। एक है कि कोविड के दौरान सरकारी स्कूलों ने काफी प्रयास भी किया है कि बच्चे को कुछ लर्निंग के लिए कुछ चीजें दी जाएं। वो कभी-कभी वो वर्कशीट्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, व्हाट्सएप और फोन के द्वारा भी प्रयास किए गए हैं। और मुझे लगता है कि इसके पहले भी कई राज्यों में सरकारी स्कूलों ने अलग-अलग चीजें की हैं। अगर हम फैमिली के तरफ से देखें तो ये भी संभव है कि बहुत सारा जो आर्थिक परेशानियां लोगों को आई हैं, ये उसका भी एक परिणाम हो सकता है। एंड कई राज्यों में जहाँ पे ग्रामीण इलाके में जो प्राइवेट स्कूल्स चलते थे, उनको भी अपना स्कूल को जारी रखना बहुत मुश्किल हुआ था। तो मुझे लगता है कि आज के जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीजों के कॉम्बिनेशन है। और जैसे जैसे समय आगे जाएगा, हमको समझ में आएगा कि ये कोविड के वजह से हुआ है कि कुछ लॉन्ग टर्म चेंज की तरफ हम देख रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स में एनरोलमेंट घटा है, लेकिन प्राइवेट ट्यूशंस बढ़ी है, उसमें काफी जंप आया है। हाँ, तो उसको मैं इस तरीके से देखती हूँ कि ट्यूशन एक मतलब बहुत तरह तरह की चीजों को हम लोग ट्यूशन कहते हैं। कहीं पे बिल्कुल अपने मोहल्ले में कोई मेरे पड़ोसी में किसी ने अपनी क्लास चलाई हो तो वो भी ट्यूशन कहलाता है, और जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं उनको भी ट्यूशन कहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत लोकल रिस्पॉन्स है कि अगर जैसे जैसे पैंडेमिक के लिए स्कूल क्लोजर बढ़ते गए, शायद पेरेंट्स को लगा कि घर में जो कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और थोड़ा क्लास टाइप में शायद बच्चों को भेजना चाहिए। और वहां पे भी शायद, और ये सब मैं शायद कह रही हूँ क्योंकि हमने क्वेश्चंस में ऐसे पूछा नहीं है, बट बस अपने अनुभव के आधार पे, हमारे संस्था के अनुभव के आधार पे ये हो सकता है कि भाई जो मेरे हाथ में है वो मैं अपने बच्चों के लिए करा रही हूँ। इस महीने में मैं अपने बच्चों को ट्यूशन भेज सकती हूँ तो उनको भेज देती हूँ। अगले महीने में अगर दिक्कत आती है तो शायद ना कर पाऊँ। सो आई वुड से ये बहुत एक लोकल एंड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स है। और आप देख रहे हैं कि जिन स्टेट्स में ट्यूशन पहले से ही होता था उसमें ज्यादा बढ़ा है, और जहाँ पे ट्यूशन का मतलब कल्चर कम है वहां पे भी दिख रहा है कि बढ़ा है। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि ये एक फैमिली का रिस्पॉन्स है, प्रॉब्ली जितना जो अफोर्ड कर सकता है उसी के बेसिस पे लोगों ने किया हो। एक मैम, हम सब चाहते हैं और ये होना भी चाहिए कि इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो क्या इस मौके को इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं लिया जाना चाहिए कि सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ रहा है तो उनका स्तर बेहतर किया जाए और अच्छी शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल्स में मिले? क्यों पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूल में ज्यादा फी देनी पड़े? तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मौका है। एंड कोविड के दौरान बहुत सारे राज्यों ने इसके बारे में बहुत प्रयास भी किया कि वो लास्ट बच्चा जो है
जिस तक पहुंचना मुश्किल है उस तक हम कैसे पहुंचे। मैं कुछ हफ्ते पहले हिमाचल गवर्नमेंट के कुछ मीटिंग में थी, तो वहां पे वो लोग बता रहे थे कि दूर दराज के इलाके, जैसे इनका लाहौल स्पीति का एरिया है, वहां पे एक्चुअली शिक्षक घर घर के जाकर मटेरियल्स, वर्कशीट्स वगैरह दे रहे थे। बहुत अच्छा मौका है ये कि हमारे स्कूल और परिवार के साथ रिश्ता और मजबूती से जुड़े। कोविड के दौरान हमने ये देखा है कि घर घर में भी माता पिता, भाई बहनों ने काफी प्रयास किया है, और इन चीजों को अगर हम स्कूल के साथ जोड़े तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी मजबूती आ सकती है, जो हमारे हर टाइप ऑफ स्कूल के लिए जरूरत है। अभी जो हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं उसमें एक बहुत बड़ा कैचअप का सवाल है कि बच्चों ने 2 साल करीब पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पाई है जिस तरीके से नॉर्मली होती है। तो इस कैचअप में मुझे लगता है कि सभी की मदद की जरूरत होगी। एक आखिरी सवाल मैम, गवर्नमेंट्स के स्तर पे क्या और होना चाहिए ताकि ये चीजें बेहतर हो, गवर्नमेंट एजुकेशन या सरकारी स्कूलों का शिक्षा का स्तर? नहीं, मैं तो कुछ समझती सुझाव हाँ, जी। मैं तो समझती हूँ कि एक तो हमें अभी जब स्कूल खुल रहे हैं एंड अलग अलग हालात में खुल रहे हैं, तो इसलिए उपस्थिति पे बहुत कड़ी नजर रखनी चाहिए कि कौन से मोहल्ले से बच्चे ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं स्कूल, उनकी क्या समस्याएं हैं वो समझना, और किस तरह के बच्चे, क्या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ कठिनाई हो रही है तो वो कठिनाई कैसे दूर किया जाए। तो उपस्थिति के ऊपर बहुत मुझे लगता है कि नजर रखना जरूरी है। दूसरी बात है कि अलग अलग बच्चों को अलग अलग लेवल पे अब वो स्कूल पे वापस आ रहे हैं। जो आज 5वीं में बच्चा है, वो पिछली बार स्कूल गया था तब वो तीसरी में था, तो हो सकता है कि उसकी बुनियादी जो क्षमताएं हैं, पढ़ना, जस्ट बिल्कुल साधारण गणित, ये सब में गिरावट आ सकती है। तो सेकंड चीज जो मैं कहूंगी कि करिकुलम को ज्यादा भर ना देते हुए बच्चों की क्षमताओं के ऊपर अगर देखा जाए, और जो बच्चा जिस लेवल पे है उसको वहां से मदद की जाए, ये एक बहुत बड़ी नीड है। और तीसरा है कि जो बच्चे आज के तारीख में पहली और दूसरी में हैं, नामांकित हैं, स्कूल खुल रहा है तो अब उस क्लास में जा रहे हैं, ये बच्चे कभी स्कूल नहीं गए हैं। और अक्सर तो मुझे लगता है कि जो पहली में बच्चा है वो आंगनवाड़ी में भी नहीं जा पाया है, बिकॉज तब सब कुछ बंद थे। तो इन जी। बच्चों के लिए ये बाकी जो हमारा साल है, आज से लेके लेटर से मार्च के एंड तक, बिल्कुल वार्म अप की तरह देखना चाहिए कि बच्चे सेटल हो जाएं, उनको रेडीनेस की एक्टिविटीज दी जाए, उनके पेरेंट्स को समझाया जाए कि बच्चों को घर में कैसे हेल्प किया जाए। तो एक तरीके से रेडीनेस, दूसरे तरीके पे कैचअप और अटेंडेंस, इन 3 चीजों पे हम अगर कड़ी नजर रखें तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारा कैचअप बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। इसके अलावा हमने अलग अलग राज्यों के टीचर से भी बात कर समझने की कोशिश की कि हालात क्या है, ये समझने की कोशिश की कि कोरोना के बाद उनके लिए क्या बदला। सबसे पहले राजस्थान के टीचर का ऑडियो सुनिए, पहचान उनकी हम छिपा रहे हैं। कोरोना काल के बाद में पेरेंट्स का रुख गवर्नमेंट स्कूल की तरफ हुआ है। कोरोना की फर्स्ट वेव में कम ही बच्चों का एडमिशन हो पाया था, लेकिन सेकंड वेव में इसकी संख्या में काफी हद तक बढ़ोतरी मिली। उस टाइम सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों के लिए ऑनलाइन कंटेंट भेजा जाता था। शिक्षा विभाग द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे, जैसे स्माइल और शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल, ऐसे कार्यक्रम थे जिसमें बच्चों को क्लास वाइज, उनको जो सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज कंटेंट होता था वो बच्चों तक पहुंचाया जाता था। अब बात यूपी के टीचर्स की है। और फर्क तो बहुत पड़ा है भाई। सरकार बैठ के आराम से सभी को अवेलेबल सुविधा उपलब्ध करा रही है। पहले जब बंद था तब पे भी इनका ये था कि राशन वाशन गल्ला वल्ला मिलता था, ऑनलाइन पेमेंट भी होता था, जो भी नहीं आते थे उनका पेमेंट होता था। अब क्या है कि एमडीएम के माध्यम से सारा चीज हो रहा है और सब ठीक ही चल रहा है। और इससे बच्चे क्या इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि नर्सरियों में पैसा फीस मांग रहे हैं, यहाँ पे फीस नहीं लग रहा है, उल्टा सरकार दे रही है। तो ग्रामीण लोग इंटरेस्टेड हैं पर और एडमिशन ज्यादा करा रहे हैं। जहाँ हमारे यहाँ 125 एडमिशन रहता था हर बार, मतलब इतना बच्चे रहते थे, इस बार 250 करीब है। अच्छा। और रही बात ये भी है ना, सबसे बड़ी बात है कि जो पहले स्कूल रहता था अब में बहुत ही अंतर है। पहले वाले में क्या था कि पैरामीटर नहीं था, इसमें पैरामीटर दिया गया है, पेंटिंग डेंटिंग, उसके बाद बेंच, और फिर रहने होने के लिए अच्छा, खाना पीना अच्छा, सारा चीज मतलब सुविधा जो था वो अब अच्छा बना दिए हैं। सारा ऑनलाइन प्रक्रिया है,
जो पहले था स्थिति, अब में स्थिति अंतर ये है कि जो भी शहर रहते थे और शहर छोड़ के चले आए हैं यहाँ पे, भाई इस समय तो बेरोजगार हैं वो। और यहाँ विद्यालय में पढ़ाने के लिए नर्सरी पढ़ाएंगे तो 700-800 रुपये उनका फीस होता है, 500 फीस होता है। और क्या है कि सरकारी गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट में भाई एक ही फीस लग नहीं रहा है। ड्रेस 1100 रुपये जितने भी हैं, 2 ड्रेस, उसके बाद बैग, जूता, मोजा सारी सरकार उपलब्ध करा रही है। और पढ़ाई भी जो भी नई नियुक्ति हुई है, सारे टीचर अच्छे आए हैं, नवनियुक्त शिक्षक भी अच्छे आए हैं, तो पढ़ाई भी अच्छा हो रहा है, पहले से बेटर है इस समय। अच्छा, पहले क्या था, टीचर नहीं आते थे तो आप ऑनलाइन पूरा व्यवस्था करते हैं तो सारे टीचर भी अब आते हैं, इसलिए कि सब लोग अभिभावकों का विश्वास बढ़ा हुआ है। कोरोना के बाद स्कूल खुले तो हम भी अपनी यूपी चुनाव यात्रा के दौरान कुछ स्कूलों में गए थे। हमने क्या देखा, इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से आप यहाँ देख लीजिए। बशर्ते कि गार्जियन का जो अपना रुझान है वो कम हो गया है। वो ये सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम पढ़ा करके बच्चा पता नहीं कितना काबिल हो जाएगा, जबकि सारे जो नए बच्चे आ रहे हैं, आयोग से आ रहे हैं, चयन होकर आ रहे हैं, सारे वेल क्वालिफाइड होते हैं। आपके बच्चे कहाँ पढ़े हैं? मेरा बच्चा जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है। और पहले 12वीं तक कहाँ पढ़ा था? यहीं जेपी में? जेपी में नहीं पढ़ पाया, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा? इंग्लिश में पढ़ा। ले जो, तो फिर तो आपकी बात आप ही ने काट दी। नहीं, मैं भी उसमें आता हूँ, मैं भी तो गार्जियन ही हूँ। अब सरकारी और प्राइवेट वाला फर्क समझते हैं। कोरोना में बच्चों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने की वजह तो समझ आ रही है, पर क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ने का मतलब ये समझना चाहिए कि बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाएंगे? पहले तो ये समझें कि अच्छी शिक्षा का मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है। हमने शिक्षा पर काम करने वाले और एक देश 12 दुनिया जैसी जरूरी किताब लिखने वाले शिरीष खरे से ये सवाल पूछा। आज जिनकी नौकरियां गई हैं उनके पास पैसों की कमी, लेकिन एक बड़े तबके के पास तो हमेशा से ही पैसों की कमी रही है। लेकिन हम सोच क्या रहे हैं? उस मिडिल क्लास के बारे में सोच रहे हैं जिसके पास पैसा नहीं है, और हम ये सोच रहे हैं जब उसके पास पैसा आ जाएगा तो फिर ये प्राइवेट में पढ़ाएगा। ये स्थायी विकल्प नहीं है। स्थायी विकल्प ये है कि अगर आप प्राइवेट में नहीं पढ़ा रहे हैं तो ये समस्या स्थायी समस्या है। हो सकता है आज आपकी समस्या हो, लेकिन गरीब जो तबके हैं, मजदूर तबका है और किसान तबका है, जिसके पास पैसा नहीं, उसके लिए स्थायी समस्या है। इसलिए इसका स्थायी निदान होना चाहिए, और स्थायी निदान सरकारी स्कूल ही है। आज ये नहीं कि आपने 2 साल सरकारी स्कूल पढ़ा लिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं और फिर प्राइवेट में डाल दिया। नहीं, आपको एक मौका मिला है, आप सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाइए, उसकी गुणवत्ता को ठीक कीजिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 6% से ज्यादा दीजिए। ये हमेशा हर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है, लेकिन आप 3% के आसपास रखते हो जीडीपी का। और उस गुणवत्ता में भी ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर भी हो और साथ में शिक्षक हो, मानवीय संसाधन। क्योंकि अगर आपने शिक्षा अच्छे नहीं दी, शिक्षक अच्छे नहीं रखे, तो बहुत मुश्किल होगा कि बच्चों को एक उनकी गुणवत्ता में सुधार हो। लेकिन हो क्या रहा है, आप ठेके पर शिक्षकों को रखते हो, है ना। और जो पहले हमें शिक्षक मिलते थे वैसे कमिटेड शिक्षक अब नहीं मिल रहे थे। शिरीष ये भी मानते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ना एक मौके की तरह है, इसे मौके की तरह लेना चाहिए ताकि सरकारी शिक्षा को बेहतर किया जा सके। तो ये जो दौर है, इस दौर को एक अपॉर्चुनिटी भी देखना चाहिए, और इस दौर को एक ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये थोड़े समय का है, फिर जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये निजीकरण पर चोट करने वाली एक सिचुएशन है, और इस समय निजीकरण पर चोट कौन करेगा? तो समुदाय तो करेगा ही करेगा, सरकार को करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सरकार पर है कि सरकार क्यों नहीं कर रही। सरकार तो उल्टा स्कूल बंद कर रही। मध्य प्रदेश में स्कूल बंद किए गए, छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद किए गए, राजस्थान में स्कूल बंद किए गए। बीजेपी के समय जब मैं वहां काम कर रहा था छत्तीसगढ़ में, तो बस्तर के स्कूल बंद करे। आज शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मध्य प्रदेश में स्कूल बंद करे। और कोई भी सरकार आ जाए, मेन बात है पॉलिसी की, कि आप सरकारी स्कूलों को बंद क्यों कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों को बंद करने से होगा क्या? होगा ये कि जो हमारी लड़कियां हैं साइकिलों से जाती है, वो लड़कियां का एजुकेशन छूट जाएगा। तो ये जो चीज है ना, इस चीज को इसी समय जब कोरोना का दिक्कत हो रही है, जब निजीकरण पर चोट कर सकते हैं, ठीक उसी समय हमें ये सरकारी स्कूलों का एक कैंपेन चलाना होगा और ये कहना पड़ेगा कि सरकारी स्कूल निःशुल्क होते हैं। हम निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं,
कि शिक्षा में भेदभाव मत करो, शिक्षा तो सबको निःशुल्क दो, चाहे वो शाहरुख खान का बच्चा हो, चाहे हमारे गांव में सुगंधलाल का बच्चा हो। इस जरूरी विषय पर हमने एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक जेएस राजपूत से भी बात की। पूछा कि दिन ब दिन सरकारी स्कूलों का स्तर क्यों गिर रहा है, सुनिए उनकी राय। मैंने देखा है कि 55-60 के आसपास सबसे अधिक 60 वाले स्कूल सरकारी स्कूल थे, और हर जगह हर जिले में जहां जहां थे लोग उन्हें बहुत प्राथमिकता देते थे। हर कोई वहां अपने बच्चे को ले जाना चाहता था। मगर धीरे धीरे ये स्थिति बदल गई। ज्यों ही ये निजी स्कूल आने लगे और उसके बाद बढ़ने लगे, तो लोगों को लगा कि हाँ, यहाँ कुछ न कुछ अच्छा है। और जिन लोगों को निर्णय लेना होता है शिक्षा में, जो नीतियां बनाते हैं, जो क्रियान्वित करते हैं, वो धीरे धीरे उन सबके बच्चे इन स्कूलों में आ गए। और जैसे जैसे ये आते गए, सरकारी स्कूलों की तरफ सरकारों ने ही ध्यान नहीं दिया। सरकारी स्कूल की साख केवल ऐसा नहीं कि वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती। पढ़ाई अच्छी कैसे होगी? इस समय देश में 11 लाख के करीब स्कूल अध्यापकों के पद रिक्त थे। उत्तर प्रदेश में और बिहार में कुछ समय पहले तक मुझे याद है कि लाखों में शिक्षकों के पद रिक्त थे। अगर शिक्षक नहीं होंगे, सामान्य सुविधाएं नहीं होगी, तो कोई भी अपने बच्चे को वहां नहीं ले जाना चाहेगा। और जो इस सिस्टम को सुधार सकते हैं, उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में जगह मिल जाती है। तो ये एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है जो धीरे धीरे लोगों की पकड़ से बाहर होती जा रही है। आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों से सरकारी स्कूलों के फीस बढ़ाने के स्ट्रक्चर से कई जगह बहुत डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए हैं। लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया है, क्योंकि निजी स्कूल जानते हैं कि इन लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं। मैंने कुछ दिन पहले लिखा भी है, और मैं ये बात कहता रहा हूं बहुत वर्षों से, और एक वाक्य मैं कहना चाहता हूं कि भारत के समेकित विकास का रास्ता गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल से होकर जाता है। अगर आप शिक्षा में सबको समानता के अवसर देना चाहते हैं, जो संविधान में हमसे अपेक्षा है, तो हमें सरकारी स्कूलों पर ध्यान देना हो। क्या देना होगा? सामान्य सुविधाएं उपलब्ध हो, भवन हो, अच्छा सा पर्यावरण हो, पीने का पानी हो, शौचालय हो, काम कर रहे हो, और उचित अनुपात में अध्यापक हो। टीचर टॉट रेशियो कहते हैं ना, वो अगर हो जाए तो आपको मैं निश्चित बता सकता हूं कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छा करेंगे। और इसके उदाहरण है, केंद्रीय विद्यालय देख लीजिए, नवोदय विद्यालय देख लीजिए, जहां ये चीजें हैं जो सामान्य रूप से एक स्कूल में होनी चाहिए, वे हैं। और वहां कितना अच्छा होता है, लेकिन उनकी संख्या कम है। जैसे अगर वो संख्या बढ़े। दूसरा जो मुख्य बात आप पूछ रहे हैं कि इस समय लोगों का ध्यान फिर सरकारी स्कूलों की ओर गया है, कारण जो भी हो, कोरोना के बाद ऐसा हुआ है। और ये एक ऐसी स्थिति है कि अगर सरकारें और समाज इस समय इन स्कूलों की तरफ ध्यान दे दें, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग इन स्कूलों में बच्चों को लाएंगे। और ये हमारा उत्तरदायित्व है, राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है, सामाजिक उत्तरदायित्व है कि इन बच्चों को इस समय जो सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, वह सब कुछ मिले जो उनका शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार उन्हें मिलना ही चाहिए। जो हमने उनके कहा हुआ है कि हम आपको देंगे, संविधान ने कहा हुआ। यही एक स्थिति है जो इसके बारे में सभी जानते हैं। और मेरी बात के समर्थन में मैं कह सकता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था कि सरकारी खजाने से जिनको तनख्वाह मिलती है, उनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़े, सरकारी स्कूलों में पढ़े, मेरा बस चले तो मैं भी इसका समर्थन करूं और इसको लागू करूं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि क्यों लागू नहीं हो रहा है। शिक्षा में गुणवत्ता, खासतौर पर सरकारी संस्थानों में, इसको बढ़ाने को लेकर एक और नौजवान काम कर रहे हैं, गौरव गोयल। उनके अनुभव और राय भी सुन लीजिए। तो मोटे तौर पे 2 तरह के मानक हो सकते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं किस प्रकार की स्कूल में उपलब्ध हैं, उसके मानक हो सकते हैं कि आपकी क्लासरूम कक्षा कैसी है, आपकी दीवारें कैसी हैं, आपका बोर्ड कैसा है, टॉयलेट कैसा है, प्लेग्राउंड है या नहीं है, उस तरह के मानक। और दूसरे मानक जो अल्टीमेटली शिक्षा का जो उद्देश्य है कि जो है बच्चे दक्षताएं सीखें। तो अगर कोई चौथी का छात्र है, विद्यार्थी है, तो उसको चौथी कक्षा के अनुसार दक्षताएं आती हों अपनी भाषा में, गणित में, अलग अलग विषयों में, वो दूसरा मानक है।
दोनों मानकों पे अगर आप एक औसतम, एक एवरेज देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स का दोनों मानकों पे जो है बेहतर रहते हैं सरकारी स्कूलों के कंपैरिजन में। लेकिन ये कहते हुए एक दो चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। एक तो कि बहुत अधिक अंतर हो, ऐसा नहीं है, ऐसी धारणा है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अधिक अंतर हो। राज्य दर फर्क उस पर डिफरेंट होता है वो। और दूसरी चीज की जो सरकारी स्कूल है, एक राज्य के अंदर आप सरकारी स्कूल देखेंगे तो एक स्टेट बोर्ड के अगर स्कूल देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाएगा, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन प्राइवेट स्कूल अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल भी हो सकते हैं और बहुत खराब प्राइवेट स्कूल भी हो सकते हैं। तो प्राइवेट स्कूल में आप एक नजरिए से या एक ब्रश से सारे प्राइवेट स्कूल को नहीं देख सकते, वहां पे वेरिएशन बहुत अधिक है। तो ये एक तो बातें ध्यान में रखने की जरूरत है जब हम अपनी जो है धारणाएं बनाते हैं या कंक्लूजन निकालते हैं उससे पहले। जहां तक सरकारी स्कूल में दाखिला कम होना और प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में बढ़ना और प्राइवेट स्कूल में कम होने की बात है कोविड के समय में, उसके कई कारण हैं। 3 मुख्य कारण अगर आप देखेंगे मोटे मोटे तौर पे, एक तो प्राइवेट स्कूल में एक फी होती है, एक आपको शुल्क देना होता है, और सरकारी स्कूल जो है वो जनरली फ्री है। तो उसके चलते जब काफी परिवारों में एक वित्तीय संकट रहा कोविड के चलते, तो उन्होंने अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाला। दूसरा कारण ये है कि क्योंकि स्कूल बंद थे तो स्कूल का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी स्कूल से, क्योंकि पढ़ाई हो ही नहीं रही स्कूल में, तो काफी परिवारों ने सोचा फिर वो खर्चा करके क्या फायदा। उसके चलते भी काफी प्राइवेट स्कूल के एडमिशन को, काफी प्राइवेट स्कूल बंद भी हुए हैं उसके चलते इस समय में। और तीसरा एक माइग्रेशन का भी दौर देखा गया कोविड के चलते, तो उसके चलते भी काफी जो है स्कूलों में एडमिशंस कम हुए, और फिर जब वो अपने गांव में गए तो उन्होंने सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भर्ती किया। तो कई कारण हैं जो असर रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कई कारण हैं। लगभग 15 साल पहले हमारे देश में प्रयास रहा कि हम अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाए। तब सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया कि हर बच्चा स्कूल में जाए, हर घर के 1 किलोमीटर के अंदर एक प्राइवेट स्कूल। उसमें हमने काफी सक्सेस पाया, और हमारे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसे कहते हैं वो 95% से ऊपर बढ़ा। तो उसमें काफी हम अधिकांश बच्चों को हम स्कूल पे लेके जा पाए। उसके बाद पिछले कुछ वर्षों में अगर देखें तो काफी राज्यों ने जो स्कूल का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मानक हैं उस पर काफी काम हुआ है। दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, दिल्ली में काफी बात चर्चा होती है कि कैसे जो है स्कूल्स जो है वो प्राइवेट स्कूल जैसे हो गए हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश जो कि बहुत बड़ा राज्य है, 1 लाख से ज्यादा प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे भी एक ऑपरेशन कायाकल्प के तहत काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया गया स्कूल में कि कम से कम बच्चों को सही सुविधाएं मिलें। लेकिन जो मुख्य बात है शिक्षा के अंदर, जैसे मैंने कहा, वो है कि दक्षताएं, कि क्या बच्चे अपने स्तर के अनुसार दक्षताएं उनको आती हैं या नहीं। वो अल्टीमेट टेस्ट एजुकेशन का वहीं पर है, और उस पर जो नई शिक्षा नीति है वो बहुत अच्छे तरह से उस पर जोर देती है। और काफी सारे राज्य अब एक मिशन मोड में एक प्रकार से इस चीज के पीछे लगे हैं कि जो है उनके स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़े। तो उस दृष्टिकोण से प्रयास हो रहा है, बट बहुत बड़ी समस्या है, और हमें सबको एक मिशन मोड में इसमें अगले 5-10 साल काम करना होगा अगर हमें देश को स्थिति में सुधारना है। तो सबसे पहले हमें एक आंकलन करने की आवश्यकता है कि बच्चे का स्तर क्या है, छात्र का स्तर क्या है दक्षताओं पे, और जहां पर स्तर है वहां से हम हाथ पकड़ना शुरू करें और उसको फिर उसके कक्षा के अनुसार जो स्तर है वहां पे लाने का प्रयास करें। तो पहले आंकलन की क्या दक्षताओं का स्तर है, और उसके बाद वहां से हाथ पकड़ के शुरू करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के इस वर्ष में और अगले वर्ष में, अगला जो एकेडमिक ईयर होगा उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पेडागोजिकल अप्रोच जिसे कहते हैं वो इस प्रकार से होनी पड़ेगी। अगर हम कक्षा के अनुसार पढ़ाने लगेंगे तो बच्चों की कहते हैं सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि उनको पिछली 2 कक्षाओं की दक्षताएं नहीं आती हैं, तो वो समझ नहीं पाएंगे कि कक्षा में अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये पेडागोजी में चेंज बहुत जरूरी अगले 2 वर्षों के लिए है, जब तक हमारे बच्चे अपनी कक्षा के अनुसार जो स्तर है उस पर नहीं आते। संविधान की प्रस्तावना में समानता की बात है, पर समानता पढ़ाई के मामले में नहीं दिखती। अमीरों को अच्छे स्कूल, गरीबों के लिए खराब स्कूल। अब ऐसे में आप तय करें कि ये जो हम बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान सम्मत बातें करते हैं, देश को महान बनाना चाहते हैं, जब तक हम शिक्षा से ये मुनाफे का फ़र्क, ये आर्थिक हैसियत का फ़र्क नहीं हटाएंगे, हम कैसे अपने देश के नागरिकों को समान अवसर मुहैया करवा पाएंगे। इस पर मैं आपकी राय का इंतज़ार करूंगा। आखिरी में कू की राय।
इस सेगमेंट में हम सोशल मीडिया पर लोगों से पूछते हैं, पोल के जरिए या विचारों के जरिए रुझान जानने की कोशिश। आज का सवाल था कि क्या आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? हाँ कहने वाले 62% थे, नहीं कहने वाले 38%। अगर आप भी कूपर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपने विचार बताना चाहते हैं तो हैशटैग इस्तेमाल करिए LT शो ऑन कू के नाम से। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।